बात करते हैं कि जीवन में शिक्षा बेहद ज़रूरी है, और जब शिक्षा की बात करते हैं तो वो किसानी में, खेती में भी ये बात लागू होती है। शिक्षित होना किसान की आय पर कितना असर डाल सकता है, उनकी खेती की तकनीक को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, खेती के बाजार को समझने में कितना कारगर हो सकता है, ये सब शिक्षा के तहत आता है। और यही हमारा अगला विषय भी है। शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे स्टेज पर, लेकिन मंच पर उन्हें बुलाने से पहले मैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ पर दे देती हूँ। हमारे साथ जुड़ेंगे, जिस इंदिरा गांधी एग्री यूनिवर्सिटी में अभी हम खड़े हैं, वहाँ के वाइस चांसलर साहब, और उनसे बेहतर कौन हो सकता है यहाँ हमसे आकर बात करने के लिए इस मुद्दे पर। तो गिरीश चंदेल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र शर्मा साहब, जो कि चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। तो ये जो सेशन होने वाला है उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से शिक्षा के ज़रिए कोशिश की जा सकती है किसानी और खेती को बेहतर करने की। तो चलिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अब हमारे दोनों मेहमानों को। डॉक्टर गिरीश चंदेल, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। गिरीश चंदेल साहब फेमस पौध प्रजनक और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर चंदेल को कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार प्रबंधन में 30 साल का अनुभव है, जिसमें से 7 साल उन्होंने खास तौर पर सूखे और पोषण अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और पोषण प्रबंधन के लिए ही लगाए हैं। तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मैं सुरेंद्र शर्मा साहब को। वो कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार के रहने वाले हैं, और उनको सब जानते हैं। उनकी जो छवि है वो ज़मीन से जुड़े हुए एक सरल व्यक्तित्व की है। उन्हें खाँटी नेता माना जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खाँटी किसान माना जाता है। और आप सब जानते ही हैं कि एक ऐसे पद पर हैं जहां पहले मुख्यमंत्री खुद होते थे, लेकिन उनके अनुभव को देखते हुए अब इस पद पर वो हैं, और शिल्पकार हैं तमाम योजनाओं के जिनसे फ़ायदा हुआ है किसानों का। और इनसे चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे सहयोगी सईद अंसारी को। बहुत धन्यवाद अंजलि। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत दोस्तों आप सभी का। ये हमारे इस किसान तक समिट का भोजन के पश्चात वाला सत्र अब हम आरंभ कर रहे हैं, और हमारे दोनों मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां और स्वागत कर लीजिए। बहुत धन्यवाद वीसी सर, न सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर आज उपस्थित हैं हमारे साथ, लेकिन आपके विश्वविद्यालय का ये शानदार सभागार, और उसका हम सुबह से बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको प्रसन्नता होगी, और हमें लगता है कि जो आपने बनाया वो आज आपको सार्थक लग रहा होगा। बहुत धन्यवाद हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए। बहुत धन्यवाद शर्मा सर आपका। और आपकी उपस्थिति आज इसलिए प्रार्थनीय है क्योंकि आप किसानों के अधिकार के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं और सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के किसान आज आपको बहुत उम्मीद की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वीसी सर, हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं, ये इतना बड़ा कृषि विश्वविद्यालय, जब हम चले तो दोनों तरफ हमें खेत नज़र आए, और जब हमने कुछ एक्सपर्ट से सुबह से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ ज़बरदस्त शोध करते हैं, पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, चावल के विभिन्न किस्मों को कैसे और बेहतर बनाया जाए। लेकिन क्या ये जो शिक्षा है, कृषि शिक्षा, ये किसान के बेटे तक पहुँच पा रही है सर?
कृषि शिक्षा में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चूँकि धान बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चिन्हित है, हमारे जितने विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेते हैं उनमें मैं ये कह सकता हूँ कि चूँकि हमारा वनाच्छादित क्षेत्र भी बहुत है, 46% है, तो गांव किसान के जो हमारे बच्चे हैं, वहाँ के जो युवा हैं, करीब करीब 70 से 80% हमारे जो विद्यार्थी हैं वो इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। तो मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस स्टेट में एकमात्र कृषि शिक्षा के लिए जानी जाती है और दूरस्थ क्षेत्रों के गांवों में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनका भी हम समायोजन इस विश्वविद्यालय में शिक्षा देने के लिए करते हैं। सर, हम और आपसे बात करेंगे विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई के बारे में, और जिस तरह से आपने कहा तो वो किसानों के बच्चों को आप किस तरह से आकर्षित करते हैं, कैसे यहाँ बुलाते हैं। लेकिन क्योंकि कृषक कल्याण परिषद के माध्यम से शर्मा जी आप किसानों की सेवा कर रहे हैं, आपको लगता है कि ऐसे वो कौन से कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में किसानों के बच्चों के लिए जो आपकी परिषद अभी कर पा रही है? देखिए, दरअसल में जो शिक्षित किसान है, आज जिस तरह से दुनिया में तब्दीली हो रही है और जिस तरह से कृषि के अलावा सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो लगभग समझ लीजिए 96% लोग या तो खेती से सीधे जुड़े हैं या अपरोक्ष रूप से उनका जीवन कृषि से प्रभावित होता है। पिछले 4-5 सालों में मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ पूरे देश में किसानी और खेती का जो धंधा है वो नुकसान का धंधा माना जाता था, और ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो स्वयं उसको हेय दृष्टि से देखते थे। जबकि वास्तविकता ये है कि जिस तादाद में हमारे पास युवा हैं, जिस तादाद में हमारे पास स्किल्ड है, जिस हिसाब से हमारे पास प्रतिभा है, उनको अगर रोजगार देने की क्षमता है तो वो कृषि में है। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो आपके किचन में सिवाय नमक के ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो खेती की ना हो। अगर ध्यान देंगे तो वहाँ ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो नमक के सिवाय जो खेती की ना हो। तो सारे चीज़ों को उत्पादन और मसाला से लेके तमाम चीज़ों को उत्पादन जिस ढंग से किया जा सकता है, किया जाता है, तो अब छत्तीसगढ़ में पिछले 4-5 सालों में विशेष तौर पे माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जब से आई है तब से उन्होंने इस बात को ध्यान केंद्रित किया है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर विकास करना है तो किसानों को संपन्न बनाना जरूरी है। 2500 रुपये में धान खरीदी हुई तो उससे लोगों की माली हालत में सुधार हुआ। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत हमारी सरकार प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ 9,000 रुपये देती है। धान के अलावा अब एक बात देखा गया कि पूरे भारत में मिशन मिलेट का कार्यक्रम चल रहा है। तो कोदो, कुटकी, रागी जो मोटा अनाज है वो किसी समय हमारे यहाँ की प्राकृतिक खेती हुआ करती थी, मगर चूंकि उसकी कीमत नहीं मिलती थी लोगों ने उसकी खेती बंद कर दिया था। तो आज छत्तीसगढ़ में तमाम जो नौजवान लोग हैं और तमाम किसान लोग हैं, चाहे गन्ना हो, मक्का हो, रागी हो, कोदो हो, कुटकी हो, केला की फसल हो, गन्ना, मतलब दुनिया भर की चीज़ों को उत्पादन कृषि जो आप पूछ रहे थे इनसे, कृषि विश्वविद्यालय और वैज्ञानिकों के मदद से जो नए टिश्यू कल्चर आए हैं, नए बीज आए हैं, नए टेक्निक आए हैं, स्प्रेयर करने का नया तरीका आया है, कल्टीवेशन का नया तरीका आया है, उन सारे नए तरीकों का इस्तेमाल हमारे पढ़े लिखे नौजवान कर रहे हैं। और मैं आपको इस बात को मुझको कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ के नौजवान अब शहरों में रिक्शा चलाना बंद करके, शहरों में किराना दुकान में काम करना बंद करके, मेडिकल स्टोर में काम करना बंद करके वापस गांव की ओर जा रहे हैं, वापस खेत की ओर जा रहे हैं, वापस खेती की ओर जा रहे हैं। और उनको लगता है कि ये भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम गर्व से जीवन जी सकते हैं, हमारे पास भी वो संसाधन हो सकते हैं जो उनकी कल्पना में हुआ करता है। डॉक्टर चंदेल, आधुनिकता के इस दौर में हम बड़े शहरों में ये देखते हैं कि वहाँ का शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा सर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करता होगा। हो सकता है हम गलत हों, अगर होगा भी तो परसेंटेज बहुत कम है। क्या आप इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि पढ़े लिखे बच्चे जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस ये सब कर सकते हैं, वैसे बच्चे आ रहे हैं, या अभी भी आपके सामने वो संकट है
कि जिन बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिला, आ जाओ हम एडमिशन दे देते हैं आपको? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। जो कृषि की जो शिक्षा है उसको बाजार आधारित कृषि शिक्षा में परिवर्तन देखा जा रहा है। आप देखें अगर तो हमारा अभी जैसे शर्मा जी ने भी बताया, कृषि के उत्पादक जो हमारे फार्मर के जो समूह हैं, हम रॉ मटेरियल बनाते हैं आपके खाने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विकास के लिए। तो जितना एक डॉक्टरी की परीक्षा जरूरी है, कोविड ने ये दिखाया हमको कि उसमें फूड और न्यूट्रिशन भी बहुत ज़रूरी है। आप सब ने ये देखा होगा कि पूरे विश्व में कोविड का जितना असर विदेशों में हुआ उतना भारत में नहीं हुआ। क्या हमने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ है? इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ आज भी जो खान पान है, हमारी जो इम्यूनिटी है, उसको बढ़ाने के लिए बहुत योगदान किया गया और हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी विदेशों से अच्छा रहा है। अच्छे ब्राइट बच्चे कृषि में भी अब बहुतायत से आने लगे हैं। उसके दो मुख्य कारण मैं समझता हूँ। एक जो है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो भी अब खुल के सामने आने लगी है। पोस्ट कोविड एरा में अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रिशन के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब करीब 20% हमारे आय का हर एक हाउस होल्ड जो अपने स्वास्थ्य के लिए आजकल खर्चा कर रहा है, जागरूक हो गया है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो उत्पाद बन रहे हैं उसका जो एक मार्केट आया है, अब हमारे किसान और युवाओं को जो कृषि शिक्षा में हम लोगों ने एक परिवर्तन किया है कि कैसे फूड बेस्ड टेक्नोलॉजी के लिए हम बढ़ा पाएं। हम केवल रॉ मटेरियल बढ़ाने वाली इंडस्ट्री नहीं है, हम उसके प्रोसेसिंग की बात करें। जैसे छत्तीसगढ़ में मार्केटिंग सेलिंग के लिए रीपा का प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री शुरू हुई है। मुझे बताते हुए खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंक्यूबेशन स्कीम थी, जिसको एग्री रफ्तार बोलते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं ने करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए का ग्रांट इन लेके आज ऐसे 5 युवा हैं जो कृषि शिक्षा से करके और एग्रीटेक इंडस्ट्री में आगे बढ़ के करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का उनका टर्नओवर हो गया है। तो ये बताता है कि उद्योग जगत और मेडिकल सेक्टर में जो होते थे उसमें फूड और न्यूट्रिशन का जो रोल हुआ है वो हमारी शिक्षा का आजकल पार्ट हो गया है जी। तो हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में जो जरूरत है उसके उत्पाद बनाने के लिए भी अब कृषि और कृषि के पढ़े छात्रों को आगे बढ़ाया जाए। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये वाकई गर्व की बात है। लेकिन शर्मा जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग जो समृद्ध हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो इन बातों को समझते हुए जो डॉक्टर चंदेल बता रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, ट्रेनिंग दिलवाते हैं और फिर उद्योग धंधे कृषि आधारित शुरू कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं शर्मा जी कि ऐसे में वो जो गरीब किसान है छत्तीसगढ़ का, छोटे छोटे गाँव का या आदिवासी इलाकों का, वो जागरूकता की कमी के कारण उसका बच्चा नहीं आ पाता है, नहीं पढ़ पाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी खुली परीक्षा होती है। इसके अलावा सरकार ने जगह जगह इसके लिए कोचिंग की व्यवस्था की है। और आज के ज़माने में मैं आपको कहता हूं कि जब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है, आज हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। तो ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास वो मोबाइल ना हो। तो सरकार भी और यूनिवर्सिटी भी तरह तरह के ऐप चलाती है। उसके माध्यम से ये तो मेरा देखा हुआ है कि आदिवासी बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब इस कार्य को संपादित किया है। और दूसरी बात ये है कि सबसे मुख्य बात ये है कि देखिए, नौजवान पढ़ा लिखा है, पढ़ लिख रहा है। आज अगर आप कहेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल के माध्यम से जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चालू हुआ है, गरीब से गरीब बच्चे को भी उस स्तर की शिक्षा मिल रही है जो बड़े जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा मिलती है। तो इन शिक्षा का, टेक्नोलॉजी का, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ के नौजवान काफ़ी तादाद में कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भूमि के सुधार से लेके बीजों के सुधार तक और उत्पादन के सही मूल्य से लेकर के उसकी प्रोसेसिंग तक सरकार ने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है कि जिसमें एग्रीकल्चर बेस्ड, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे उसका वैल्यू एडिशन हो। अगर अभी आप समझिए कि बस्तर का काजू आज से 4-5 साल पहले तक 120 रुपये किलो बिकता था जी,
आज वही बस्तर का काजू 1700 रुपये किलो में बिक रहा है। सरकार ने महुआ का रेट 30 रुपये डिक्लेयर किया है, मगर विदेश में जाके वही महुआ वैल्यू एडिशन के बाद 116 रुपये किलो में बिक रहा है। सर यही मैं क्षमा आपको बीच में रोक रहा हूँ, प्रश्न तो यही है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसमें वो बेचारा गरीब किसान जो है वो वहीं का वहीं है, और वो जो मैंने प्रश्न डॉक्टर चंदेल से पूछा था कि पढ़े लिखे लोग, बड़े लोग आ रहे हैं, अपनी शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उद्योग धंधा कृषि आधारित शुरू कर रहे हैं, कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा सर? इसका सीधे शर्मा जी फायदा उस किसान को, आम किसान को क्या मिल रहा है? नहीं, यही इसमें एक खास बात है, इसको कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं कर रहा है। हमारी जो गौठान योजना जो लागू हुई है, गौठान में काम करने वाली महिला समूहों को ट्रेनिंग दी गई है। रीपा योजना लागू हुआ है, उस रीपा योजना के अंतर्गत गांव की गरीब महिलाएं, उनका समूह काम 13,000 महिला समूह की लगभग 1.5 लाख महिलाएं काम करते हैं। हमारे 10,487 जो गौठान हैं उसमें 13,000 महिला समूह की लगभग 1.5 लाख महिलाएं काम करती हैं। वो वर्मी खाद भी बना रही हैं, वहाँ मधुमक्खी का पालन कर रही हैं, मछली का पालन कर रही हैं, सब्जी उत्पादन कर रही हैं, और जिस मक्के का जो प्रोसेसिंग के काम है उन्हीं के जिम्मे है, ये जो काजू के प्रोसेसिंग के काम है उन्हीं के जिम्मे है, आंवला का, गोंद का, जितने भी तरह के वनोपज हैं, 7 किस्म के वनोपज की खरीदी होती थी, आज 65 किस्म के वनोपज की खरीदी हो रही है। तो तमाम पूरे छत्तीसगढ़ में ये जो कहा जाता है कारपोरेट के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है जो हमारा सी मार्ट खुला है। सी मार्ट उनको मार्केटिंग अवेलेबल कराता है। हमारा जो यूनिवर्सिटी है उनको टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराता है, उनको एजुकेशन अवेलेबल कराता है। सरकार उनको रीपा योजना के तहत गौठानों में ज़मीन देती है, फिर ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद उनके प्रोडक्शन से लेके उनकी मार्केटिंग तक, उनकी बेनिफिशियरी तक, ये बात ज़रूर है कि ये अभी हमने जो कदम उठाया है इसको 4 साल हुआ है। तब्दीलियां और तब्दीलियों के परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगता है, मगर आज की तारीख में भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 4-5 सालों में हमारी सरकार और हमारा छत्तीसगढ़ सही दिशा की ओर है। ठीक है सर। डॉक्टर चंदेल, कृषि, खेती सदियों से होती चली आ रही है, आदि अनादिकाल से उपज हो रही है, और किसान जो है वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन वो किसान धरती को समझता है, मौसम को समझता है और पैदावार ले लेता है। क्या किसान आज छत्तीसगढ़ की ही हम बात करें सर आपसे, इतना जागरूक है कि वो अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी पैसा खर्च करके भेज रहा है, एग्रीकल्चर कृषि की पढ़ाई करवा रहा है, क्योंकि वो तो जानता है कि साहब मैं तो खेती कर ही रहा हूँ, अगर मेरे बेटे को भी किसान बनना है तो वो भी खेती कर ले, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है? देखिए, खेती किसान जो है वो जन्मों से करता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्नत खेती करने के लिए आप देखिए 94 जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ इंडिया, जब हम इंडिपेंडेंस हुए थे, तब उस स्थिति में हम 37 करोड़ लोग थे और हमारे पास खाने को कुछ नहीं था। ग्रीन रेवोल्यूशन के समय पहली बार लाल गेहूं यूएस से आया था और हम उसको खाने पे मजबूर थे। वैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हमने किसानों को अधिक उत्पादन बनाने की जो तकनीक है, नए नए बीज, नई तकनीक लगाने का तरीका, ये सब जब हम उन किसानों को बता पाए, मुझे बताते हुए खुशी है कि जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, इनने 1994 के आते आते हमको फूड सफिशिएंट स्टेट बना दिया। ये बड़े गर्व की बात है। इसमें कृषि शिक्षा का भी योगदान है। मैं अगर कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस प्रदेश में कृषि विभाग में जो कार्य करने वाले लोग हैं उसकी शिक्षा और दीक्षा इस विश्वविद्यालय ने देने का गौरवान्वित किया है। ये विश्वविद्यालय 1902 से शुरू हुई थी, जब राइस रिसर्च में रिछारिया साहब आए थे। वो जमाना था जब हम संग्रहण करना शुरू किए, रिसर्च करना शुरू किए। किसी भी शिक्षा से नई तकनीक का उपयोग करके आज अब छत्तीसगढ़ के गांवों में कभी भी देख लीजिए जाके, प्लेन्स के गांव हो, चाहे बस्तर के गांव हो, चाहे ऊपर के गांव हो, वहाँ बीज के बारे में बहुत जागरूकता है। हमारा प्रदेश कृषि विभाग और विश्वविद्यालय मिलके उन्नत बीज की मात्रा वहाँ तक हम पहुँचा पा रहे हैं, नई तकनीक की मात्रा पहुँचा रहे हैं।
आप देखिए धान का ही उत्पादन सुबह के लेकिन सेशन में हम यही समझना चाहते हैं, क्या किसान ये समझता है ये बात कि अगर बच्चा यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो उन्नत कृषि कर पाएगा, वो इसी ज़मीन में ज़्यादा बेहतर फसल ले पाएगा? ये एहसास है सर उसे, ये जागरूकता उसके अंदर है? और अगर है तो कैसे है? देखिए, जो विद्यार्थी आता है यहाँ दूरस्थ अंचलों से, सबसे पहले तो वो यहाँ के तकनीक को समझता है, एक्सपोजर देखता है। तो दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं। मेरा ऐसा सोचना है कि कुछ विद्यार्थी हायर एजुकेशन, हायर के टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंडस्ट्री के तरफ मूव करते हैं, तो काफ़ी प्लेसमेंट है, काफ़ी लोग बाहर भी जाते हैं। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके घर में खेती है। मैं बता रहा हूँ, हमारा जो रावे प्रोग्राम होता है, हम 4th ईयर में बच्चे को लाते हुए ये कोशिश करते हैं कि वो अपने ही गांव में जाके अपनी ही ज़मीन पे अपने ही पेरेंट्स के साथ मिलके कुछ इम्प्रूव कर सके। चलो गांव की ओर एक तरीके का हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था कुछ दिन पहले, जिसके अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। तो विद्यार्थी जब आता है, समझता है, तो मुझे लगता है वो अपनी जानकारी को अपने गांव में जाके जब अपने बुजुर्गों से शेयर करता है और उसमें इम्प्रूवमेंट की बात करता है, इस बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हमारी जो परंपरागत खेती है और जो हमारे किसान हैं, वो कई बार नवीनता को एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। उनका अपना भरोसा है, उनका अपना एक्सपीरियंस है। इसमें जब उनके खुद के बच्चे जाके उनके साथ काम करते हैं तो उसमें थोड़ा आगे बढ़ने का प्रावधान होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हमारी शिक्षा के आधार पे जो उन्नत कृषि में जो परिवर्तन हो रहा है, उसको अब हमको बाजार से लिंक करना बहुत जरूरी है। जहाँ पर उत्पादन बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, तो जरूर है कि किसानों का बच्चे भी उसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। शर्मा सर, कृषक कल्याण परिषद किसानों के बच्चों के लिए कुछ कर रहा है? देखिए, कृषक कल्याण परिषद की जो शासकीय जिम्मेदारी है, तो हमारी एक परिषद है। हम पूरे छत्तीसगढ़ को घूमते हैं, देखते हैं, खेती के माहौल को, किसानों से बात करते हैं। उसके बाद हमारा काम है सरकार को सजेस्ट करना। सरकार को हम विभिन्न किस्म की सलाह दिया करते हैं। और मुझको खुशी इस बात की है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सलाह को, बहुत सारे सलाहों को, जैसे एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि बंदर की बड़ी समस्या है। तो बंदरों की समस्या क्यों है? क्योंकि बंदर के खाने पीने की जो चीज़ें हैं हमने जंगल में ख़त्म कर दिया, गांव में है। हमने सरकार को सलाह दिया है कि वृक्षारोपण में 10% फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाए, और उसको भी ऐसा नहीं कि मतलब लाइन से लगा दिया जाए। वृक्षारोपण के बीच बीच में अगर फलदार पेड़ लगेंगे तो बंदरों के खाने की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी। उनको कोई सिनेमा देखना तो है नहीं जो शहर आएंगे, उनको कोई शौक नहीं है शहर आने का, मगर दिक्कत यह है कि उनकी व्यवस्था अगर आप नहीं करेंगे। सरकार ने मानी इस बात को। अगर अभी तमाम नदी के किनारे, नालों के किनारे जो वृक्षारोपण हो रहे हैं, उसमें फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं। कब की योजना है? कब लगवाया सर आपने? कब से लागू किया है इसे? ये 2-3 साल हुए लागू। पेड़ अभी क्या स्थिति है सर? अभी कुछ पेड़ तैयार हो गए हैं, कुछ अभी तैयार होने की स्थिति में है। तो अपने को असर देखने को मिल रहा है सर ये बंदरों की संख्या में? बिल्कुल देखने को मिलेगा। अब भाई सीधी सीधी बात यह है कि जिन नदी के किनारे वृक्षारोपण किया गया है, और अभी जो वृक्षारोपण हो रहा है, छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री वन संपदा योजना सरकार ने लागू की है। उसमें 1 एकड़ जमीन में 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है। आप अपने खेतों में भी 6 किस्म के पेड़ों को लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों की योजनाओं को लागू किया गया है। बहुत सारी बातें ऐसी है कि मैं तो कह रहा हूं कि अगर गिनाना शुरू करूं आपको, तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है एग्रीकल्चर का। सबसे मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री स्वयं किसान हैं, किसान के बेटे हैं। दूसरी बात, जो समय में तब्दीली आ रही है, मैं बहुत पहले से, बचपन से खेती कर रहा हूँ, तो जिस समय हमारे यहाँ नांगर बैल चलता था, दौरी से मिंजाई होती थी, बेलन से मिंजाई होती थी, आज उसके स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया। धान कटाई के लिए उसका स्थान हार्वेस्टर ने ले लिया। फिर पहले हम धान कोठी में रखते थे, उसके जगह सोसाइटी आ गई, सोसाइटी में तत्काल धान जाता है, पैसा बैंकों में चेक में चला जाता है। ये जो तब्दीली आ रही है, इन तब्दीलियों के साथ तालमेल बिठाने का काम करता है एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो ये हमारे पूर्वज जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। यानी दलहन में, तिलहन में, मसाला में, सब्जी में,
गेहूं में, चावल में, जितने किस्म के अनाज, दलहन तिलहन और सब सारे चीज़ों में हमारे पूर्वज आत्मनिर्भर थे, आज से सिर्फ 50 साल पहले। मगर आज क्या हुआ है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन एक तरफा हो गया है। 2500 रुपये धान का कीमत मिलना शुरू हुआ, रातों रात लोगों ने जेसीबी बुलाया और भाटा टिकरा को जोत के उसको धना बना दिया। मगर अब सरकार को लगता है कि भाई खाली चावल से तो काम नहीं चलेगा, हमको दलहन भी चाहिए, तिलहन भी चाहिए। तो सरकार ने सब चीज़ों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। आज रागी, कोदो, कुटकी, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले 99,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती होती थी। अभी 1,88,000 हेक्टेयर में मिलेट की खेती हो रही है। देश में सबसे अधिक है, अगर देश में कोई ऐसा आंकड़ा देश में सबसे अधिक है। आंकड़ा मेरे पास नहीं है जी, ठीक। मगर हमको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है मिलेट मिशन में। हमको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है वनोपज की खरीदी में। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वनोपज की खरीदी की गई है उसमें 74% वनोपज की खरीदी अकेले छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। तो ये लोगों के जीवन को बदल रहा है ये जो है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार ने और यहाँ के पूरे मेहनतकश किसानों ने, यहाँ के किसानों में भी एक अद्भुत बात मैं देखता हूँ। मैं तो स्वयं किसान आदमी हूँ। ये बहुत पहले एक जगह मैं देखा था कि एक गरीब किसान था, तो उसको डस्टिंग करना था। तो वो जो गुड़ की चट्टी होती है ना, देखा है आपने देखा, इन लोगों ने देखा होगा गुड़ की चट्टी। सर शहरों में भी आती है हमारे जी, गुड़ की चट्टी उस जालीदार रहती है, आपने देखा होगा। वो उसमें पाउडर को भर के ऐसे दोनों हाथ से हिला हिला के अपने खेत में डस्टिंग कर रहा था। वो एक इनोवेशन नहीं, ये नहीं देखा, मैं माफी चाहता हूँ, ये हम नहीं समझ पाया। हमें चक्की समझे हम, वो जो गुड़ की चक्की जिसमें लपटा के आती है बोरा। अच्छा। बारदाना नहीं, वो हमने तो बना तो वो उसमें दोनों उसमें पाउडर भर दिया और दोनों हाथ से ऐसे हिला हिला के नहीं, वो नहीं देखा। वो डस्टिंग कर रहा था। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। बहुत सारी चीजों को हमारे गांव किसान लोग करते हैं। वो लोगों को किसी चीज को कैसे प्रिजर्व करना है, कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उसके वैल्यू को बनाए रखना है, कैसे उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना है, किसान भी ये काम करते हैं। मगर वैज्ञानिकों के पास चूंकि उसका एक वैज्ञानिक आधार होता है, इनके पास रिसर्च की सुविधा होती है, इनके पास उसको किस लाइन से ले जाना है। तभी तो भाई 33 करोड़ लोग भूखे मरते थे इसी देश में। 33 करोड़ की आबादी थी 1947 में। आज हम 140 करोड़ हैं। तो 33 करोड़ लोगों को, तमाम लोगों को पेट नहीं भरता था। मगर आज 140 करोड़ हैं, उसके बावजूद हमारे पास 3 साल का बफर स्टॉक है और निर्यात भी कर रहे हैं। हाँ, निर्यात भी कर रहे हैं। बड़ी बात। सर, डॉक्टर चंदेल, आमतौर पर हम किसी भी विश्वविद्यालय में देखते हैं कि वहाँ विभिन्न कॉलेजेस में और अलग अलग विषयों में जब बच्चा स्नातक हो जाता है, स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर लेता है, तो एक कैंपस सिलेक्शन की सुविधा होती है। देश भर से कंपनीज आती हैं और वहीं से बच्चों को उठा कर ले जाती हैं, वहीं पर वो इंटरव्यू करती हैं। क्या कृषि के क्षेत्र में ऐसा कुछ है सर? कृषि के क्षेत्र में आईआईएम से तो खैर कम है लेकिन कृषि के क्षेत्र में भी अब बहुत सी कंपनीज आने लगी हैं। जैसे मैं बताऊं तो इवन गवर्नमेंट की भी क्रिबको आती है। बैंक में आप देखिए तो बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, बैंक के कैंपस आते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की कंपनीज आती हैं जो पिकअप करती हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। बीज की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब आती हैं। तो इस कृषि शिक्षा के जो विभिन्न विषय हैं, विषयवार जो हमारी शिक्षा होती है, उसमें अलग अलग विषय विशेषज्ञ जो बनते हैं उनके अलग अलग कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी हमारा एक कैंपस सेल है जिसमें हम इसकी व्यवस्था करते हैं। तो पीरियोडिकली जैसे जैसे ज़रूरत होती है, जिस टाइप की कंपनीज आती हैं तो उसका कैंपस इंटरव्यू होता है। जैसे मैं अभी बताऊं तो अभी HDFC बैंक का इंटरव्यू रिसेंटली होने ही वाला है 2-3 दिन में। अरे भाई, ये तो खुशी की बात है। तो उसमें जो बैंक ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से बैंकिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर एज एन एक्सपर्ट होते हैं, नाबार्ड में भी पोस्टिंग होती है हमारे यहाँ के बच्चों की। तो इस तरीके से कृषि का चूंकि अब विकास इतना वृहत हो चुका है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं बताऊं आधुनिक कृषि में, आज सुबह भी हम बात कर रहे थे, प्रदीप जी ने भी बताया इस चीज़ को, कि ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है। IT के जो रिक्वायरमेंट है वो भी आ गया है।
तो अब हम युवाओं में वो कोर्स का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि वो कैसे कस्टम हायरिंग फैसिलिटीज गाँव में बना सकें। तो पढ़े लिखे युवा अगर ड्रोन को चलाना सीखेंगे तो उससे उपयोग के लिए किसानों में उनमें रोजगार कैसे बनेगा, वो अपने देश की दिशा कैसे बना सकते हैं, तो उसके वियर्स एंड टीयर्स को उसमें ऐड किया जा रहा है। तो इस तरीके से जो नई शिक्षा नीति आई है उसका भी इंट्रोडक्शन हम अपने विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। तो कृषि शिक्षा में भी अब उसके 3-4 भाग करके, एक साल अगर बच्चा पढ़ के जाएगा तो उसको इतना स्किल दिखा दिया जाए कि वो केवल सर्टिफिकेट रोल लेके जाएगा और एक कृषि शिक्षा में कोई दूसरे तरीके की जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वो 2 साल का होगा तो डिप्लोमा दे देंगे, फिर 2 साल वो डिप्लोमा करके कहीं कुछ काम करके आया, उसे लगता है कि मेरे को शिक्षा और आगे बढ़नी है, तो हम उसको 4 साल में फिर डिग्री दे देंगे। तो इस तरीके से शिक्षा में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें मुझे लगता है कि अब तकनीक का उपयोग ज़्यादा है। तो तकनीकी आधारित शिक्षा, जो पहले जैसे आईटी रिवोल्यूशन आया था तो उस समय जो आईटी के बच्चे थे वो ज़्यादा जाते थे, अब जो है वो आईटी नहीं, अब दूसरा रिवोल्यूशन आ रहा है जिसको हम एग्रीकल्चर का रिवोल्यूशन कह रहे हैं। ये अपने अब दूसरे फेज में जा रहा है, पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन एरा, जिसको हम कहेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0। इसके लिए जो मैन पावर की जरूरत होगी आने वाले समय में, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उसकी भी शिक्षा और दीक्षा में अब इंट्रोडक्शन किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर चंदेल, लेकिन शर्मा जी और चंदेल साहब, हम आप दोनों से ये समझना चाहते हैं, सर एक समय था जब किसान आत्महत्या आज भी कर रहा है, ये बड़े दुख की बात है, दुखद स्थिति है। और एक समय ये संख्या काफ़ी अधिक हुआ करती थी। फिर ये रहा कि किसान अपनी खेती से विमुख हुआ, अपने बच्चों को उसने शहर भेजना शुरू करा, कारोबार में लगाया, नौकरियों में लगाया, लेकिन कृषि से दूर किया। आपकी शिक्षा, आप दोनों से प्रश्न हमारा एक ही रहेगा, लेकिन आपकी शिक्षा क्या किसान के बच्चों को वापस घर जाकर उन्नत कृषि करने की तरफ प्रोत्साहित करती है, या फिर वो अपना गांव, अपने माता पिता, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर, चाहे वो इफ्को हो, ग्रिप्को हो, नाबार्ड हो, बैंक्स हो, या कोई और दूसरी मल्टीनेशनल कंपनीज हो, वहां जाकर काम करने के लिए प्रेरित करती है? पहले डॉक्टर चंदेल आपसे हम समझना चाहते हैं। शिक्षा ज्ञान करने के पश्चात हर एक विद्यार्थी या कोई भी यूथ होता है, उसके अपने सपने होते हैं, उसके अपने करने के तरीके होते हैं। तो गांवों में चूंकि अपॉर्चुनिटीज कम हैं, इसलिए गांव का युवा वो नौकरी के लिए ज़्यादा भागता है। लेकिन पिछले 4 सालों में, या कहें हम पोस्ट कोविड एरा में, जितनी ज़रूरतें बढ़ी हैं और जो व्यवस्था अगर विलेज में भी होने लगा है या ब्लॉक लेवल में होने लगा है, तो विद्यार्थी जरूर अगर उसकी जीविकोपार्जन के लिए उसको इतना वहाँ मिलेगा तब वो मूव नहीं करेगा। लेकिन अभी भी जो हमारी शिक्षा है वो उसे उसके व्यक्तित्व विकास में और जानकारी में तो करती है, और बाकी व्यवस्था जो सरकार की नीतियों के द्वारा हो रहा है, जिसमें अभी सुबह से भी हम बात कर रहे हैं, चाहे सी मार्ट हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, इन सब की बात हो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र में दंतेवाड़ा एक जगह है। दंतेवाड़ा में जो उत्पाद बन रहा है, चाहे वो गुलाल बना रहे हो, हर्बल गुलाल, उसको हमने अमेजॉन से मार्केटिंग उसकी कराने की व्यवस्था की है। तो वहाँ का जो बच्चा है अब उससे जुड़ के वो उस बिजनेस में देख रहा है, उसको इतना इनकम हो रहा है कि वो अपने सपने पूरा कर सक रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था अब शिक्षा में हम कर रहे हैं। ठीक है सर, ये बाकी बहुत अच्छी बात है। शर्मा जी, थोड़ा अलग हटकर प्रश्न है, और वो ये कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों पश्चात भी हम अपने किसान को आत्मनिर्भर क्यों नहीं कर पाए हैं? आज भी ऐसी क्या स्थितियां हैं? भाई एक देश भर का प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, छत्तीसगढ़ का नहीं। आज भी ऐसी कौन सी स्थितियां हैं सर जो ये प्रभावित करती हैं कि किसान को लोन लेना पड़ता है, किसान को थोड़े थोड़े से पैसों के लिए, हर फसल के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए सरकार की तरफ देखना पड़ता है, और आज भी सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, उसे किसान की मदद करनी पड़ती है? ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, किसी शायर ने लिखा है, वो बहुत पहले मैं पढ़ा था जब मैं खेती करना शुरू किया था, वो परिस्थितियां आज भी बनी हुई है कि वो जिंदगी का जब बाग सरसब न सरसब्ज हो सका,
क्यों जिंदगी का बाग न सरसब्ज हो सका, हमने तो दे दिया है लहू तक निचोड़ कर। कैसा हुआ विकास के आज भी किसान तकता है आसमान खेतों को गोड़ कर। देखिए क्या है, भारत के जीडीपी में किसानों की भागीदारी कम है। भारत के इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की हिस्सेदारी बहुत कम है। वो जो विदेश से पढ़ के आते हैं उनकी निगाह में ये बहुत बड़ा, हमने तो सुना था कि हम खेती को हतोत्साहित करना चाहते हैं। प्रश्न ये है कि यह खेती को हतोत्साहित करने वाले लोग क्या सीमेंट खाएंगे, क्या लोहा खाएंगे, क्या प्लास्टिक खाएंगे? खाना तो अन्न है। लेकिन खेती को कौन हतोत्साहित कर रहा था सर? नहीं, खेती को हतोत्साहित करने की बहुत सारी प्रक्रियाएं चली है लगातार। अगर आप एक बात समझिए कि एक व्यापारी को मुनाफा नहीं मिलेगा तो दुकान बंद कर देगा, मगर किसान को मुनाफा नहीं मिलता मगर दुकान बंद नहीं करता, फिर खेती करता है वो। कई बार होता है कि फसल खड़ी है, पानी गिर गया, खत्म हो गया, प्रकृति का उसको उसके उपज का मूल्य नहीं मिलता, उसके पसीने की कीमत नहीं मिलती, उसको समाज में इज्जत नहीं मिलती, उसके पहनावा और हवा पर हंसी उड़ाई जाती है, वो उसको दोयम दर्जा का आदमी समझा जाता है। इन परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता है। मुझको इस बात को कहते हुए गर्व है कि मेरे छत्तीसगढ़ में ये परिस्थितियां बदली हैं। पिछले 4-5 सालों में इन परिस्थितियों में बदलाव आया है, चाहे खान में, पान में, पहनावा में, ओढ़ावा में, टेक्नोलॉजी में, जो उसके मेहनत है, उसके मूल्यों में, उसके पूंजी को सुरक्षित रखने के तरीके में, उसके धन को सुरक्षित रखने के तरीके में एक जो तब्दीली आई है, ये जो तब्दीली है आपको बताना चाहता हूँ। आप चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, ये जो तब्दीली है खाली किसानों के पास नहीं आई है, इसके वजह से व्यापारियों का व्यापार चल रहा है, उद्योगपतियों का उद्योग चल रहा है। क्योंकि भारी तादाद में जो किसान है वो अपने आप में एक उपभोक्ता है। उपभोक्ता की जेब में पैसे नहीं होंगे तो आपके उपभोग की सामग्री को खरीदेगा कौन? तो इसलिए छत्तीसगढ़ में तमाम लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ संबंध बनाया है, विकास के साथ संबंध बनाया है, आगे बढ़ने का सपना देखना शुरू किया है। नौजवान पीढ़ी उसमें लग रही है और तालमेल के साथ बढ़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाला समय ये देश ऋषि और कृषि, हिंदुस्तान जो है ऋषियों का देश है और ये कृषि का देश है। यहाँ अगर आप कृषक संपन्न नहीं होंगे, कृषक खुशहाल नहीं होंगे तो हिंदुस्तान की खुशहाली की कल्पना करना भी बेमानी है। सच्चाई ये समय समाप्त हो गया, लेकिन 2 प्रश्न कम से कम आप दोनों विद्वानों के लिए। जल्दी से कोई हमारे एक्सपर्ट से कोई सवाल पूछना चाहता है? इधर से एक प्रश्न इस तरफ से लेते हैं, एक प्रश्न इस तरफ से। सर को दीजिए, आप पूछना, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। आप ले आइए बच्चे, सर के पास ले आइए इधर। छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन काफ़ी होता है और सरकार ने काफ़ी कुछ किया भी है। मेरा सवाल शर्मा जी से है, चूँकि वो बीज निगम के अध्यक्ष भी हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं और आदरणीय कुलपति जी भी हैं। यहाँ 23,000 से अधिक धान की किस्में पाई जाती हैं, लेकिन आज जो है किसान ज़्यादातर 2-4 वेराइटियाँ ही लगाते हैं। क्या ऐसा कोई प्लान है कि सुगंधित किस्मों से छत्तीसगढ़ की पहचान हो? जो माटी की खुशबू है, छत्तीसगढ़ के धान की खुशबू है, विदेशों तक जाए, ऐसा कुछ प्लान है क्या आप लोग के पास? देखिए, सबसे पहली योजना तो ये है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत अगर लोग जो है सुगंधित फसलों की खेती करते हैं तो उनको 9 की जगह 10,000 रुपये देने का सरकार ने प्रावधान किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सुगंधित धान को और सुगंधित चावल को, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में विविधता बहुत है और बहुत वेराइटियों में बहुत सारे धान जो है गायब हो चुके हैं बाजार से। अब जो अधिक उत्पादन देने वाली जो फसलें हैं उसको लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, मगर सरकार की कोशिश ये है कि आप जो है सुगंधित धान की खेती करें और हमारी जो परंपरागत जो सुगंधित चावल है उसका निर्यात भी करें। इसके दिशा में सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। इसमें किसानों के सहयोग की आवश्यकता है। कुछ किसान इसमें आगे बढ़े भी हैं। आपको ये बताते हुए मुझको खुशी होती है कि बहुत सारे किसान अब जैविक खेती कर रहे हैं। क्या है कि सुगंधित चावल में जब आप रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं
पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो बहुत सारे किसान अब पूर्णतया जैविक खेती के माध्यम से उसका उत्पादन कर रहे हैं। उसका उत्पादन थोड़ा कम आता है, मगर अब चूंकि बाजार में उसका कीमत ठीक मिलने लग गया है, माल में सुगंधित चावल बिकने लग गए हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत मैं मान सकता हूँ। वो कंपनियां बेच रही हैं सर, बड़ी बड़ी। जी, किसान कहाँ बेच पा रहा है बेचारा। हाँ सर, आप मैं सप्लीमेंट कर देता जो आप कह रहे हैं। अभी तो शर्मा जी ने आपको बताया जो सरकार का प्रयास है, आपको इसकी भी मैं जानकारी दे दूं। जैसे बासमती का एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर होता है, हमारे छत्तीसगढ़ की 2 वेराइटीज़ जिसका जीआई टैग भी हमको मिल चुका है, जिसमें जीरा फूल है। और आपको शायद इसकी जानकारी होगी कि जीरा फूल जो वैरायटी है वो छत्तीसगढ़ की चिन्हित वैरायटी है, और वो अभी एक्सपोर्ट होने के लिए भी उसके लिए काफ़ी लोग कर रहे हैं। करीब 10,000 महिलाओं का समूह है सरगुजा क्षेत्र में जो इस पर बड़े वृहद तरीके से काम कर रहा है। सर, मैं ग्राम महंत से हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है सर। ये आपकी जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ यूनिवर्सिटी में जो टेक्नोलॉजी आती है, मैं ये बहुत पहले मांग उठाया था कि उस समय अनवर आलम साहब थे यहाँ पे कुलपति। तो यहाँ जो नया रिसर्च आता है वो पहुँचने में बहुत समय लगता है हमारे पास। जैसे और यदि आ गया तो थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे, आप वैज्ञानिकों में एक रूपता नहीं है, आप एक दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे सर वेस्ट डिकम्पोजर मैं 6 साल से उपयोग कर रहा हूँ और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं सर, लेकिन यदि मैं केवीके में जाता हूँ तो वहाँ पर नहीं हो रहा है, जहांगीर केवीके में नहीं हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भी आके पूछता हूँ नहीं हो रहा है। तो मेरा ये कहना है सर कि जो यहाँ पे रिसर्च होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विदिन 1 मंथ हम किसानों के पास पहुँच जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। और ये सुगंधित धान के बारे में जो है सर, ये सुगंधित धान एक मेरा भी है, राम जीरा। आप लोग तो बेचते भी है। आप देवेश के भाई हैं क्या? यस, मैं दुष्यंत कुमार सिंह, देवेश मेरा छोटा भाई है। मेरे नाम से पेटेंट है सर वो, पीपीवी एफआरए में राम जीरा। समय समाप्त हो गया हमारा। ठीक है सर, जवाब दे दीजिए जल्दी से। धन्यवाद। छोटा सा। हाँ, जो आप कह रहे हैं उसके बारे में खैर अब तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि तकनीक आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, और हमारे केवीके सिस्टम को हम और भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, सोशल मीडिया नेटवर्क, हमारा क्रॉप डॉक्टर, जो टेक्नोलॉजीज़ है जो हम कर रहे हैं, तो उस पर अब तेज़ी से करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं, मैं फिर ये कहूँगा बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो लोग अपने नॉलेज से कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके बारे में हमने एक अलग से सेल बनाने का प्रस्ताव रखा है, और आपके आधार की चीज़ों को हम वैज्ञानिक आधार पे उसका इवेल्युएशन करके फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। आपका जो PVPRA रजिस्ट्रेशन है उसमें भी शायद हम लोग अभी तक के बताते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ में 200 से ऊपर किसानों का जो प्रोडक्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन होता है गजट नोटिफिकेशन, उसमें PVPFRA के अगर हम एज नोडल एजेंसी की तरह छत्तीसगढ़ में काम करके उसको कराने में सहयोग किए हैं। बहुत धन्यवाद। जी सर। नमस्कार, यश मिश्रा हूँ और शर्मा जी के पड़ोसी गांव से ही हूँ मैं, मत्कू के पास ग्राम खजरी से नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। एक बड़ी विपदा है, भाई साहब ने अभी क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ बहुत 23,000, 50,000, 40,000 वैरायटी के जो देसी धान की वैरायटी थी हमारे पास विलुप्त हो चुकी है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी के पास वो सारी अभी उपलब्ध है और वो अपने मार्केटिंग नेटवर्क के माध्यम से वो सारे लोग बेच रहे हैं। और उसमें उस देसी धान में 600 रुपये kg के लगभग किसानों को खरीदना पड़ता है, जबकि किसान यदि मैं विष्णुभोग धान की बात करूं तो फ्री में उसके पास उपलब्ध, खुद बना सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। तो जब वो किसान 600 रुपये में खरीदेगा उसकी लागत कितनी बढ़ेगी, और वो केमिकल बेस्ड पूरा धान को बना दिया गया है, तो किसान की लागत बनेगी, बढ़ेगी, हमारी जमीनें खराब होगी। तो मैं इस पर ध्यान आकर्षण चाहता हूँ सरकार से कि इस दशा पे सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, जिससे हमारे विलुप्त हो रहे बीज कोच के माध्यम से सरकार बनाए और बीज हमारे बच सके। मुझे लगता है कि जानकारी 88,000 से 90,000 के बीज हमारे पास धान की वैरायटी होनी चाहिए भारतवर्ष में। मैं जवाब दूं कि आप देंगे? आप दे लीजिए फिर। मैं
देखिए, बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होशियार नहीं हूँ मैं, तकनीकी बातों को ज़्यादा नहीं जानता, मगर आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और हमारी जो धान की विविधता है, 36,000 का तो मैंने भी सुना था, रिसारिया साहब के पास उसके सैंपल थे, तो उसको प्रिजर्व करने का और उसको प्रमोट करने का निश्चित रूप से सरकार ध्यान देगी। और मेरे माध्यम से जहाँ तक मैं पहुँचा सकता हूँ बात, आपकी बात निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचेगी और मुझको यकीन है कि उसके ऊपर निश्चित रूप से कोई न कोई कार्रवाई भी होगी। जो आप बात कर रहे हैं जैम प्लाज्म लाइंस की, हमारे विश्वविद्यालय द्वारा हर साल पूरे विश्व में, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जैम प्लाज्म जितनी आपने गिनती बताई हम स्टोर करके रखे हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी के रूल्स के अनुसार है और हर साल हम 10,000 उन वेराइटी को खेतों में लगा के एक्टिव उसको रीजनरेट करते हैं। ये तो एक बात हुई, ये अपने रिसर्च साइंस की बात है। दूसरी, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वेराइटी की ज़रूरत है, जैसे PVPFRA में अगर आपके पास है तो उसका रजिस्ट्रेशन हम करा के ही दे रहे हैं, तो वो उसका बीज का अधिकार भी आपके पास है। हमारे पास जो वेराइटी है, जो लोकल लैंड रेसेस की, हम क्वांटिटी वाइज रिक्वायरमेंट के अनुसार बना के आपको उसका बीज दे सकते हैं। तो जो हमारे पास वेराइटी है उस पर हमारे पास स्टोरेज की पूरी फैसिलिटी है, हमने उसका DNA फिंगरप्रिंट करके रखा है, वो किसी और के पास चोरी में जा भी नहीं सकता। तो ये हमारे विश्वविद्यालय का एक अपना कंट्रीब्यूशन है। और डॉक्टर रिचारिया ने जो कंट्रीब्यूशन दिया था, आज तक हम उसको सहेज के रखे हैं। एक आखिरी बात एक लाइन में और कहना चाहूँगा, इसी में से एक वेराइटी है जिसको हम महाराजी बोलते हैं, आप शायद जानते होंगे जो पुराने किसान हैं यहाँ, जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी मिली है। हमने उस वेराइटी को अभी पेटेंट कराने के लिए वी हैव ट्राइड, और आने वाले समय में शायद उससे कुछ ऐसे ड्रग्स बनेंगे जिसमें हमारे ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम एक दवाई का भी बना सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ की उस वेराइटी का नाम जरूर जानना चाहिए, चाहे महाराजी हो या दूसरी वेराइटीज हो, जिसमें इस तरीके के कार्य हम कर रहे हैं और वो सहेज के रखा है। और इसको हम एक इंडस्ट्रियल वेराइटी के नाम पे बनाकर हमारे किसान आने वाले समय में, मुझे लगता है कि यहाँ का किसान एक इंडस्ट्रियल वेराइटी उपयोग करेगा और उसके बाई प्रोडक्ट से हम ड्रग भी बना पाएंगे। तो ये जो जैव विविधता की आप जो बात कर रहे हैं, ये उसका एक अपना बहुत अच्छा उदाहरण है। डॉक्टर गिरीश चंदेल, सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन समय से बहुत आगे जा चुके हैं। 36,000 वैरायटी किस्में, इसको हम क्या समझें कि 36,000 तरह के चावल हमारे पास हैं सर? चावल तो एक ही प्रकार का होता है, तो फिर ये क्या है? मगर उसमें क्या होता है कि धान की जो अर्ली वेराइटी, लेट वेराइटी, मोटा चावल, पतला चावल, सुगंधित चावल, 36,000 क्या है? 36,000 वेराइटी उसके नाम है। अलग अलग इलाकों में जवाब, मतलब एक तरह के जो बारीक चावल है, बारीक चावल के ही कम से कम हजारों किस्म है। हमने तो 2-4 ही खाई है। नहीं, तो आपके जमाने में 2-4 ही बची है। नहीं, जो सर बता रहे हैं वो ऐसा है कि नहीं, हम समझना चाहते हैं 36,000 किस्में मतलब क्या? नहीं, किस्में मैं उसको थोड़ा सप्लीमेंट कर दूं। जो 36,000 जो वेराइटीज बता रहे हैं, दीज आर ऑल लैंड रेसेस। जो जयपुर ट्रैक्ट है उड़ीसा का, MP और छत्तीसगढ़ का, इसमें बायोडाइवर्सिटी नेचुरल थी, जिसको रिचारिया साहब ने जाके कलेक्ट किया और उसका उनने संग्रहण किया। तो ये एक तरीके से राइस जो है, चूंकि ये कहना चाहिए बहुत डाइवर्स वैरायटी है, तो उसमें नेचुरल बायोडाइवर्सिटी उतनी रहती है, तो ये उसका सहेज करके रखा है। हर एक लाइन अपने आप में यूनिक हो सकता है, उसके गुणदोष अलग हो सकते हैं। इसमें बहुत से अलग अलग कैरेक्टर है, कोई हीट टॉलरेंट है, कोई ड्राउट टॉलरेंट है, इस टाइप से। तो दिस इज आवर रियल में बैंक है जिससे हम नई वैरायटी का विकास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चंदेल, सुरेंद्र शर्मा जी। अंजलि जी क्षमा, आपका समय थोड़ा हमने ज्यादा ले लिया। जोरदार तालियों के साथ हमारे दोनों मेहमानों का धन्यवाद कीजिए। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं कुछ क्षण और किसान रुकना तक के होगा। CEO मनोज शर्मा साहब को मंच पर बुलाना चाहूँगी। तुलसी का पौधा हमारी तरफ से वो मेहमानों को तोहफे के तौर पर देंगे।